इस वीडियो में हम चैप्टर 4 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में शुरू करते हैं कि क्या हुआ था। एक्चुअली इस चैप्टर में मैं थोड़ा ओवरव्यू देना चाहती हूँ पहले कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो यूरोप की क्या कंडीशन थी। एक्चुअली जो यूरोप कॉन्टिनेंट है ना, अब एक कॉन्टिनेंट में आपको पता है कितनी कंट्रीज़ होती हैं, तो वो पूरा का पूरा जो यूरोप था वो अफेक्ट हो गया था। जितनी कंट्रीज़ वहाँ पे थी वो सब इकोनॉमिकली बहुत डाउन चली गई थी, ठीक है ना। तो वो कुछ कंडीशंस को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो यूरोपियन यूनियन एज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, मैनी यूरोपीय लीडर्स ग्रैपल्ड विद द क्वेश्चन ऑफ यूरोप। ग्रैपल्ड का मतलब होता है कन्फ्यूजन, मतलब वो परेशान होना, ठीक है। तो कई सारे यूरोपियन लीडर्स थे वो इस बात से परेशान थे, उनके मन में कुछ सवाल थे। शुड यूरोप बी अलाउ टू रिवर्ट टू इट्स ओल्ड राइवलरीज, कि क्या यूरोपियंस को वापस से अपनी जो पुरानी दुश्मनी है उसको कायम रखना चाहिए, या और टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल एंड इंस्टीट्यूशंस दैट वुड कंट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, या फिर उन पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़कर अपने अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते बनाने चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन बनाने चाहिए एक पॉजिटिव थॉट के साथ, ठीक है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर shattered many of the assumption and structures on which European states has based their relation, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने लोगों के बीच के रिलेशंस को ख़त्म कर दिया था। जो आपस में पहले जिन देशों के आपस में पहले बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से टूट चुके थे, बिखर चुके थे। In 1945, the European states confronted the ruin of their economies and destruction of the assumption and structure on which Europe had been founded. 1945 में जो ये यूरोपियन थे इन्होंने कन्फ्रंटेड मतलब होता है सामना करना। तो उन्होंने किस चीज़ का सामना किया, अपनी बिखरती हुई इकोनॉमीज़ का, अपने बिखरते हुए स्ट्रक्चर का, अपने पूरे जो उनका यूरोप जिन चीज़ों पर खड़ा था, जिन बेसिस पे खड़ा था उनका देश, वो सब बिखर चुका था राइट नाउ। यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 was aided by the Cold War. यूरोप इंटीग्रेशन के बाद 1945 के बाद जब यूरोप इंटीग्रेट हुआ, यूरोप के जब टुकड़े हुए, मतलब लोगों के बीच, कंट्रीज़ के बीच मतभेद हुए, उससे कोल्ड वॉर को और सहायता मिली। अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी अंडर व्हाट वाज कॉल्ड द मार्शल प्लान। तो अमेरिका ने आगे बढ़ के यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, उसको वापस से खड़े होने के लिए उनको हेल्प की, जिसको उन्होंने नाम दिया मार्शल प्लान। द US also created a new collective security structure under NATO. नाटो के अंदर उसने एक, जो US था उसने एक कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन OEEC was established in 1948, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बताया, जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन OEEC, इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। ये मार्शल लॉ के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया 1948 में।
ये क्वेश्चन आ सकता है पॉल साइंस में कि व्हाट वाज मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ क्या था कि जब अमेरिका ने यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, उसको वापस से बिल्डअप करने के लिए उनको हेल्प की थी, तो उस जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर था उसको नाम दिया था मार्शल लॉ। एक प्लान लेके आए थे वो, तो उसको मार्शल लॉ का नाम दिया था। ठीक है, तो उन्होंने ये उस मार्शल लॉ के अंदर OEEC को इस्टेब्लिश किया था 1948 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुआ था, जिसके बाद पूरे यूरोप की इकनॉमी हिल गई थी। मतलब इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी पूरे यूरोप में, जितनी कंट्रीज़ थी, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, इटली, ठीक है, तो इन सब की हालत बहुत डाउन हो गई थी, और जर्मनी की तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। ठीक है, तो इन सब को हेल्प करने के लिए अमेरिका आगे आया था। ठीक है, 1948 टू चैनल एड टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स, क्योंकि वेस्ट यूरोप किसके अंडर था? सारा अमेरिका के अंदर। हमने पढ़ा था ना कि दो सुपर पावर हुई थी, ये एक तो था US और एक USSR। USSR के अंदर ईस्टर्न यूरोप आता था, और वेस्टर्न यूरोप किसके अंडर आता था? इस US के अंदर। तो उसने यूरोप की जो वेस्टर्न स्टेट्स थी उनको हेल्प किया अमेरिका ने। इट बिकेम फोरम वेयर द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स बिगेन टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट थी, तो वहाँ पे उन्होंने ये कॉर्पोरेट और ट्रेड इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर उनको हेल्प करना शुरू किया, और मतलब वहाँ से इनको दोबारा से चालू किया जो वहाँ पे व्यापार चल रहे थे। द काउंसिल ऑफ यूरोप स्टैब्लिश इन 1949। जो यूरोप काउंसिल था वो 1949 में OEEC के एक साल बाद स्टैब्लिश हुआ। वॉज अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट वाज मार्शल लॉ, या फिर ये आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ हेल्प अमेरिका प्रोवाइड टू वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, या फिर ये आ सकता है कि व्हाट चेंजेस अकर इन आफ्टर 1945 इन यूरोप। तो उसमें चेंजेस में आप ये लिख सकते हो कि 1948 में OECC की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी अंडर मार्शल लॉ, और फिर 1949 में ये यूरोप काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आए हैं 1945 के बाद, आपको ये सब लिखने पड़ेंगे फिर। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक, और जो ये यूरोप काउंसिल बना था ये पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन को ठीक करने के लिए बना था, और मार्शल लॉ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए बना था। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज proceeded step by step, leading to the formation of European Economic Community in 1957. तो हम यहाँ पे थे कि द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब तो आपको पता ही है, टूटना। तो जो इकनॉमी टूटी थी यूरोप की, जो मतलब इकनॉमी फेल हो गई थी यूरोप की, तो यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज प्रोसीडेड स्टेप बाय स्टेप लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957। तो उसको ठीक करने के लिए यूरोप में एक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी भी बनाई गई 1957 में। आप ये ईयर्स 1 बाय 1 टिप्स पे लर्न कर सकते हैं कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद 1948 में मार्शल लॉ के अंडर OEEC का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, 1949 में यूरोप काउंसिल बना, और 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी। ठीक है, इसके अंदर क्या था? दिस प्रोसेस एक्वायर्ड अ पॉलिटिकल डायमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। इस प्रोसेस में एक पॉलिटिकल डायमेंशन बनाया गया, नया पार्लियामेंट बनाया गया यूरोप का। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि जो भी कंट्रीज़ में युद्ध हुए थे तो उनको लगता था वहाँ की सरकार जिम्मेदार है, तो नई तरीके से नया कानून बनाया जाए, नई पार्लियामेंट को बनाया जाए। द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक पुट यूरोप ऑन अ
fast track and resulted in the establishment of the European Union in 1992. जब सोवियत ब्लॉक से मतलब यूएसएसआर से ही है, जब सोवियत ब्लॉक जो था वो ख़त्म हो गया था तो यूरोप थोड़े फास्ट ट्रैक पर आ गया था, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर्स में कि जब यूएसएसआर जो था वो सिर्फ डिफेंस के मामले में यूएस को मतलब कम्पीट कर रहा था, पर और सब मामलों में अगर उसको देखा जाए कि इकोनॉमी की ग्रोथ उसके टाइम पे बहुत स्लो थी, सब चीज़ों में बहुत पीछे हो गया था। तो रशिया में कुछ रिबेलियंस से जो सामने आए, उन्होंने यूएसएसआर को ख़त्म कर दिया। उन्होंने बोला कि हम यूएसएसआर के अंडर नहीं रह सकते। ठीक है, ये सब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो फिर है ना, जो जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, ख़त्म हो गया, तो जो ईस्टर्न यूरोप था वो थोड़ा फास्ट ट्रैक पर आया। ठीक है, तो उन्होंने अपनी इकनॉमी को थोड़ा इस्टेब्लिश किया और फिर 1992 में यूरोपियन यूनियन का इस्टेब्लिश हुआ 1992 में। ठीक है, द फाउंडेशन वाज लेड फॉर अ कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी कॉर्पोरेशन। जो द फाउंडेशन वाज दस लेड फॉर अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी कॉर्पोरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स एंड क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाउंडेशन मतलब होता है नींव रखना। ठीक है, तो जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं या सिक्योरिटी पॉलिसी हो गई दूसरे देशों, फॉरेन पॉलिसी वो होती है जो हम दूसरे देशों के साथ अपने बिजनेस रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, या फिर डिफेंस रिलेशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं। और सिक्योरिटी पॉलिसी कॉर्पोरेट, ठीक है, और जस्टिस को लेके, होम अफेयर्स को लेके, यानी कि किसी कंट्री के इंटरनल मैटर्स, इन सब को लेके, या फिर सिंगल करेंसी। पहले यूरोप में क्या होता था, ये तो खैर बहुत पुरानी बात है, नेपोलियन के टाइम पे 30 स्टेट्स में, मतलब एक कंट्री में जो 30 स्टेट्स है, तो 30 की 30 स्टेट्स में 30 अलग अलग टाइप की करेंसी हुआ करती थी। तो ये डिफरेंट टाइप की करेंसी होने की वजह से हर जगह पर अलग मेज़रमेंट, अलग वेट, यूनिट्स ये चलते थे। तो इससे काफ़ी कन्फ्यूजन रहता था और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था। तो इस वजह से तो वहाँ पे एक सिंगल करेंसी को भी रखा गया 1992 के बाद, जो ये फाउंडेशन रखा यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन यूनियन हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। जो यूरोपियन यूनियन थी हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम, मतलब एक काफ़ी लंबे समय तक उसका इन्वॉल्वमेंट रहा फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन, कि अपनी इकोनॉमिक यूनियन को बनाने में, कि अपनी इकोनॉमी को खड़ा करने में। ठीक है, और टू एन इंक्रीजिंग पॉलिटिकल वन, और मतलब अपनी दोनों को पैरेलल लेके चले, अपनी पॉलिटिकल यूनियन और इकोनॉमिक यूनियन। The European Union has started to act more as a nation state, while the attempts to have a constitution for the European Union have failed. तो ये बता रहे हैं कि जो यूरोपियन यूनियन हैज़ स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ, उसने नेशन स्टेट की तरह से बहुत अच्छा काम किया, वाइल पर उसके कॉन्स्टिट्यूशन का जो काम था, जो उसने कोशिशें की, वो फेल हो गई। इट मीन्स कि वो इकोनॉमिक यूनियन में तो अच्छा रहा, पर पॉलिटिकल यूनियन में वो फेल हो गया। इट हैज़ इट्स ओन फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी। जो उनके उनका अपने खुद के फ्लैग हुआ करते थे, अपना खुद का नेशनल एंथम था। ठीक है, और करेंसी थी। इट हैज़ ऑल्सो some form of a common foreign and security policy in its dealing with other nation। ठीक है, और दूसरे देशों के साथ इसकी कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज़ भी थी। द यूरोपियन यूनियन हैड ट्राइड टू एक्सपैंड एरियाज ऑफ कॉरपोरेशन वाइल एक्वायरिंग न्यू। जो यूरोपियन यूनियन है उसने कॉरपोरेशन के एरियाज़ में अपने आप को एक्सपेंड करने की बहुत कोशिश की। कॉरपोरेशन मतलब ट्रेड के उसमें, मतलब अपने ट्रेड को खूब आगे बढ़ाया। वाइल एक्वायरिंग न्यू मेंबर्स स्पेशली फ्रॉम द ईस्ट वाइल सोवियत ब्लॉक। ठीक है,
क्योंकि जो सोवियत ब्लॉक में जो कंट्रीज़ आती थी ईस्टर्न यूरोप स्पेशली, तो वहाँ उनको उनके साथ उनको कोऑपरेशन में आगे बढ़ाया। द प्रोसेस हैज़ नॉट प्रूव्ड ईजी, ये प्रोसेस बहुत ईजी नहीं था। फॉर पीपल इन मैनी कंट्रीज आर नॉट वेरी enthusiastic in giving the European Union powers to were exercised by the government of their country. There are also reservation about including some new countries within the European Union. देखो यूरोप जो है वो एक कॉन्टिनेंट है, किसी एक सिंगल कंट्री की बात नहीं हो रही है। जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर इंडिया, जापान, पाकिस्तान, चाइना ये सब कंट्रीज आती हैं। ऐसे ही यूरोप में यूरोप भी जो था एक कॉन्टिनेंट है, और जिसके अंदर रशिया, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन ये सब कंट्रीज़ आती हैं। तो अब पहले जो यूरोप था वो दो हिस्सों में बट गया था, यूएस और यूएसएसआर, पर यूएसएसआर फेल हो गया। तो अब इसलिए ये कह रहे हैं कि ये सब जो चीज़ें थी बहुत इजी नहीं थी, क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन सामने आया। अब मतलब वो बात कर रहे हैं एक होने की, कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक सिंगल पार्लियामेंट बनाया जाए, और फिर वहाँ पे अब हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने उसका अब ग्रोथ करनी है। तो लोग मतलब इतना इजीली अपनी कंट्री को यूरोपियन यूनियन को सौंपने वाले भी नहीं थे, ठीक है। द यूरोपियन यूनियन हैज़ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। यूरोपियन यूनियन का अपना खुद का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री इन्फ्लुएंस, प्रभाव पड़ा लोगों पे। द यूरोपियन यूनियन इज़ द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी विद अ GDP मोर देन $17 ट्रिलियन इन 2016, ठीक है। यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड की सेकेंड सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर सामने आई, जिसकी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो था वो $17 ट्रिलियन से भी ज़्यादा था 2016 में। नेक्स्ट टू दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि जो अमेरिका के बिल्कुल बाद वाला नंबर समझो ऐसा, ठीक है। इट्स करेंसी, यानी कि फर्स्ट नंबर पे अमेरिका था तो सेकंड नंबर पे यूरोप, और जिसमें कि 1945 में यूरोप की हालत ऐसी थी कि वहाँ पर लोगों के पास काम धंधा ही नहीं था। लोग बिल्कुल सड़कों पे आ गए थे, पूरे देश तबाह हो गए थे, और जिसकी हेल्प अमेरिका ने की थी। तो ये सोचो, अमेरिका के बिल्कुल बराबर में आके खड़ा होना, सेकंड नंबर पे आना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इट्स करेंसी यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द US डॉलर। फिर उसकी जो करेंसी थी ना यूरो, अब ये भी था कि वो डॉलर को बीट कर सकती थी। इवन आज के टाइम पे वो बीट कर चुकी है। मतलब उस समय में डॉलर की कीमत सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, 2016 की बात हो रही है ना ये। तो पहले तो ठीक है, तो डॉलर की जो कीमत है वो सबसे ज़्यादा हुआ करती थी किसी भी उसमें देखो। पर आज के टाइम पे यूरो और पाउंड इनकी कीमत ज़्यादा है। आज के टाइम पे 2020 में जो ये है हमारा डॉलर, वो 76 रुपीज़ का $1 होता है, जबकि यूरो और जो पाउंड है वो लगभग 100 रुपीज़ का है, ठीक है। तो उस समय में 2016 की बात कर रहे हैं कि ये एक डर बन गया था कि कहीं वो डॉलर को बीट ना कर दें, तो फिर यूरो की डोमिनेंस हो जाएगी। इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज़ मच लार्जर दैन दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, और उसका जो वर्ल्ड ट्रेड था वो अब यूनाइटेड स्टेट से भी बड़ा हो गया था। allowing it to be more assertive in trade disputes with the US and China। और अब इसके जो ट्रेड डिस्प्यूट मतलब झगड़े, मतलब जो कंपटीशन समझो, कंपटीशन जो था वो किससे था, US और चाइना से, क्योंकि चाइना और US का जो बिज़नेस है आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। तो ये कंपटीशन में आ गए यूरोप, यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका और चाइना। Its economic power gives its influence over the closest neighbors as well as in Asia and Africa। और इसकी जो इकोनॉमिक पावर का जो इन्फ्लुएंस था इसके क्लोजेस्ट नेबर यानी कि
हम एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीका सब पर पड़ा। इट्स ऑल्सो फंक्शंस एज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कह रहे हैं इसके जो फंक्शन है, इट ऑल्सो फंक्शन एज, आज के टाइम पर ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है, जिसका नाम सब ने सुना है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आज के टाइम पे जितने भी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं 145 या 200 जितनी भी कंट्रीज़ हैं, तो जो भी कंट्रीज़ इंटरनेशनल लेवल पर बिज़नेस करती हैं वो सभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर उनका रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसका है? यूरोपियन यूनियन का। द यूरोपियन यूनियन हैज़ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, और आज के टाइम पे इसका पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बहुत, जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा है। 2 मेंबर्स of the European Union, Britain and France hold permanent seats on the UN। जो इसके 2 मेंबर हैं ना, ब्रिटेन और फ्रांस, वो परमानेंट मेंबर हैं, उनकी यूएन में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट्स हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आया 1 नंबर में 2 नंबर में कि विच 2 कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन। ठीक है, द यूरोपियन यूनियन includes several non-permanent member of the UNSC। UNSC के और भी बहुत सारे मतलब ऐसा है जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। दिस हैज़ इनेबल्ड EU टू इन्फ्लुएंस सम US पॉलिसीज़, क्योंकि US उनके ऊपर कुछ US पॉलिसीज़ का इन्फ्लुएंस है, इस वजह से वो वहाँ के US मतलब यूनाइटेड स्टेट का कुछ इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे परमानेंट मेंबर नहीं बन सके। सच एज करंट US पोजिशन ऑन ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, इट्स यूज़ ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स एंड नेगोशिएशन रेदर देन coercion and military force has been effective, as in the case of the dialogue with China on human rights and environmental degradation। तो this has enabled the EU influence some US policies। ठीक है, तो जो ये है ना, हमने पढ़ा कि जो कुछ नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं यूएन के, यूनाइटेड स्टेट के, और दिस हैज़ इनेबल्ड EU टू इन्फ्लुएंस, इसने इसकी वजह से जो EU है उसने कुछ US पॉलिसीज़ पे भी अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा है। जैसे कि करंट US पोजीशन, अगर हम यूनाइटेड स्टेट की करंट पोजीशन देखें ईरान के ऊपर, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, या फिर इट्स यूज़ ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, नेगोशिएशन दूसरी कंट्रीज़ के साथ, मिलिट्री फोर्स, हैज़ बीन इफ़ेक्टिव एज इन द केस ऑफ डायलॉग विद चाइना। तो वो चाइना के साथ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, मतलब चाइना के साथ उनके जो रिलेशन है ऑन ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, तो मैं आज की क्लास में इतना ही कराती हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में और बता दूँगी। आप मुझे फीडबैक मेरे यूट्यूब चैनल पे दे देना। थैंक यू।